गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? देश के डेवलपमेंट या विकास के लिए जनता सार्वजनिक हस्तक्षेप ना करके उसे निजी क्षेत्र में दे देती है। यानी निजी क्षेत्र में सिर्फ सरकार के रूल रेगुलेशन चलते हैं और उसमें जो कार्य करते हैं वो आम जनता द्वारा किया जाता है। जैसे इस टॉपिक में बताया, सरकार द्वारा किए गए नए आर्थिक सुधारों का उद्देश्य देश के निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना और निजी क्षेत्र की भूमिका ज़्यादा करना। भारतीय योजनाकारों को द्वारा अब तक जिस नीति का पालन किया गया था उसे उलट दिया गया। सरकार ने इसे प्राप्त करने हेतु नई औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को पुनः व्याख्यात किया। सार्वजनिक क्षेत्र हेतु योजनाबद्ध विनिवेश नीति अपनाई तथा घाटे में चल रही बीमार इकाइयों को औद्योगिक से वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIRF को सौंपने का निर्णय किया। जब 1991 में नई औद्योगिक नीति चलाई गई थी तो जो प्राइवेट सेक्टरों की जो बीमार इकाइयाँ थी, यानी जिनके उद्योग नहीं चल पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उन उद्योगों को सार्वजनिक कर उन्हें एक नया निर्माण किया था, जो इसमें कहा गया है। युकरा विनिवेश से तात्पर्य निजी क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को हिस्सेदारी और निजी उद्योगों को कम हो जाएगी। यदि यही हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है तो इसके कारण उद्यम स्वामित्व व प्रबंधन का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण हो जाता है। कहने का मतलब है, यदि किसी भी कंपनी या उद्योग के कम से कम 51% शेयर यदि सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होते हैं तो वो क्षेत्र जो या वो उद्योग जो सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। और यदि किसी भी उद्योग के 51% से कम शेयर यानी कम से कम 50% से कम शेयर अगर आम जनता के पास होते हैं, यानी जिसके पास 51% शेयर होंगे वो कंपनी उसी क्षेत्र की कहलाएगी। यदि 51% से ज़्यादा है तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहलाती है, यदि 51% से कम है तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी कहलाती है, यानी निजीकरण कहलाती है। गवर्नमेंट ने निजीकरण का उद्देश्य ये इसलिए अपनाया था क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, रूल रेगुलेशन अपने और सारा जो कार्यभार किस पर सौंप दिया, जनता पे। तो जनता के हाथों में जो कार्य आया तो इसे कहते हैं निजीकरण। इससे नया टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जानते हैं जब आप अपने स्थानीय प्रोडक्ट को विश्व स्तर पर ले जाते हैं। देखो, वैश्वीकरण का तात्पर्य है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को संगठित हो जाना। क्या बताया ने? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को संगठित हो जाना, जिसमें एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में आयात की मात्रा व राशि दोनों को कठोर नियम की नीति अपनाई गई थी। आयात लाइसेंस, मात्रा संबंधित प्रतिबंध और तीसरा था करों द्वारा प्रतिबंध से संबंधित थी। व्यापार के उदारीकरण को लक्ष्य मानकर किए गए आर्थिक सुधारों को उद्देश्यों को आयात का आधार बनाया। विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना तथा कर ढांचे की युक्ति संगत बनाकर निर्यात में बढ़ोतरी करना था, जिससे देश शेष विश्व से अलग थलग न पड़ जाए। वैश्वीकरण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न देशों में एक दूसरे के निर्भरता तथा पारस्परिक लेन देन में वृद्धि होगी। यदि कोई व्यावसायिक इकाई दूरस्थ भौगोलिक बाजार में अपने ग्राहकों की सेवा करना चाहती है तो उसके लिए कोई भी बाधा अर्थात भौतिक, भौगोलिक दूरी अथवा राजनीतिक सीमा नहीं है। वर्तमान में यह सब प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हो रहे विकास तथा सरकार की उदार व्यापार संबंधी नीति के कारण ही संभव हुआ है। भारत सरकार ने वर्ष 1991 की नीति के माध्यम से देश को वैश्वीकरण के रास्ते पर अग्रसरित किया। यानी क्या है, विश्व पर एक अपने स्थानीय प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर ले जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इन्होंने शुरू में एक लाइन भी बताई थी, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को संगठित हो जाना। यानी इसका क्या अर्थ है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ संगठित हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इससे आगे दे रखा एक वास्तविक वैश्विक अर्थव्यवस्था। देखो नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, ऊपर से सेकंड पॉइंट कि एक वास्तविक वैश्विक अर्थव्यवस्था है क्या। एक वास्तविक वैश्विक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक सीमा
सीमा रहित विश्व है। सीमा रहित यानी जिसकी कोई सीमा न हो। देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं को स्वतंत्र प्रवाह है। सूचना और औद्योगिका का स्वतंत्र प्रवाह है। यानी क्या है, ये इसकी विशेषताएं बताई गई है कि वास्तविकता में कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था है क्या। सबसे पहला पॉइंट आया था देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, यानी सभी देशों के बीच। सूचना और प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, देश के बीच पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो, विवादों के निपटारे के लिए समान रूप से स्वीकार्य तंत्र हो, देशों के बीच लोगों का स्वतंत्र रूप से आना जाना हो, वैश्विक शासित परिप्रेक्ष्य हो। ये क्या है, सब वैश्वीकरण के ही अंग है। वैश्वीकरण दूसरे में बताया ने क्रियाकलाप 2 में ऐसी 5 भारतीय कंपनी की सूची बनाई है जिसमें विश्वव्यापी परिचालन उनके द्वारा विक्रय किए जा रहे प्रमुख उत्पादों और देश के कारोबार कर रही है। ये बेटा होता है आपका होमवर्क, इसमें कौन सी ऐसी कंपनियां जो वैश्विक स्तर पर काम कर रही है, इसे हम नोट्स में आपको भेज देंगे। विमुद्रीकरण करना, विमुद्रीकरण का मतलब होता है मुद्रा का चेंज करना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे 8 मई 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शाम के 8 बजे एक घोषणा की थी कि 500 और 1000 का नोट अब नहीं चलन में रहेगा। तो उसका मतलब क्या था, पुरानी मुद्रा को बदलकर उसकी जगह नई मुद्रा का चलन में लाना। तो इसे क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण। देखो अब इसमें टॉपिक में पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को एक विश्व घोषणा की गई थी जिसका गहरा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से है, जिसमें रुपये 500 व 1000 के 2 सर्वाधिक मूल्य वर्ग के नोट तत्काल प्रभाव से विमुद्रित यानी बंद कर दिए गए। विमुद्रित का मतलब है बंद कर देना, अर्थात कुछ विशिष्ट सेवाओं जैसे उपयोगिता बिलों के भुगतान को छोड़कर इन नोटों की विविध मान्यता समाप्त कर इन्हें प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। इसके कारण लगभग 86% चलन मुद्रा अवैध हो गई थी। यानी देश की जो मुद्रा का जो कुल जो हिस्सा था वो 86% क्या था, वो बंद हो गया था। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि देश में जो हमारी जो फेक बेकार होते जाली नोटों का जो चलन है, एक तो वो बंद हो जाता है, एक ब्लैक मनी बाहर आ जाती है। जो ब्लैक मनी होती है, 2 नंबर की जो कमाई होती है वो बाहर आ जाती है निकल कर। भारतीय लोगों को अवैध मुद्रा को बैंक में जमा करना पड़ा। अवैध यानी जो उनके पास उनके जो टैक्स से बचने के लिए 2 नंबर से पैसा जमा कर रखा था वो उन्हें क्या करना पड़ा, बैंक में जमा कराने। इसके साथ ही नगद निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अन्य शब्दों में घरेलू मुद्रा व बैंकिंग जमाओं में परिवर्तन को प्रतिबंध कर दिया गया। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है, देखो अब इनने उद्देश्य बताए। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, इसे ध्यान से देखना। आतंकी गतिविधियों के लिए उपयोग होने वाली उच्च मूल्य वर्ग की नकली नोटों पर रोक लगना, यानी जो आतंक गतिविधियों में जो पैसा यूज हो रहा था उस पर रोक लगना। भ्रष्टाचार पर रोक लगना, विशेष तौर पर काले धन को संचय पर रोक लगना। यानी काला धन होता है जो काला धन इकट्ठा 2 नंबर से पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं, उस पर रोक लग जाती है, जिससे उस आय द्वारा बनाया गया है जो कर अधिकारियों के सामने घोषित नहीं किया जाता। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, आगे चलते हैं। इसकी विशेषताएं, विमुद्रीकरण की विशेषता। प्राय विमुद्रीकरण को कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा गया तथा घोषित आय से उत्पन्न रोकड़ आधारित को नए नोटों के बदले अति शीघ्र बैंकों में जमा कराया गया। लेकिन कालाधन रखने वालों को अपनी गैर अभिलिखित संपत्ति को घोषित करना पड़ा और जुर्माने की दर से कर का भुगतान करना पड़ा। दूसरा पॉइंट बता रहा विमुद्रीकरण को सरकार द्वारा किए गए उस रूप से व्याख्यात किया जा सकता है जो यह संकेत करता है कि कर अपवचन को लेते समय स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट बताया विमुद्रीकरण के माध्यम से बचतों को भी औपचारिक विनिमय तंत्र की नई दिशा मिली। हालांकि बैंकिंग तंत्र में जमा की गई अधिकतर रोकड़ राशि नकली जानी थी, लेकिन बैंकों ने कुछ नई जमा योजनाओं को प्रस्तुत किया जिसमें कम ब्याज दरों पर आधार पर ऋण उपलब्ध कराना जारी रखा। चौथी इसकी विशेषता बता रखी इन्होंने। विमुद्रीकरण की एक अन्य विशेषता कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण है। कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, अर्थात
कर अनुपालन में सुधार तथा अधिक बचतों को औपचारिक और वित्तीय प्रणाली की ओर दिशा प्रदान करना। हालांकि इसके विपरीत यह तर्क दिया जाते हैं कि व्यापारियों द्वारा बिक्री केंद्र और मशीनों का प्रयोग तथा ग्राहकों द्वारा सेल फोनों का उपयोग डिजिटल लेन देनों की आवश्यकता होती है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक होती है। विरोध स्वरूप ये दोष इस समझ द्वारा प्रसारित प्रतिभारित हो जाते हैं कि ये लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कर अपबंधन कम होता है और वित्तीय बचत में भी वृद्धि होती है। देखो नीचे इसने टॉपिक दिया विमुद्रीकरण के प्रभाव। एक तो ब्याज दर, रोकड़ के लेन देन में भारी कमी हुई। दूसरा है बैंक जमाओं में तीव्र वृद्धि हुई। बस जितना जनता के पास पैसा था सब कहाँ चला गया? बैंकों के पास चला गया। वित्तीय बचतों में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है निजी संपत्ति। निजी क्षेत्र में संपत्ति में गिरावट, क्योंकि विमुद्रीकरण नोट नहीं लौटाए गए तथा भूमि भवन के मूल्य गिर गए। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, नए प्रयोक्ताओं के मध्य डिजिटल लेन देनों में वृद्धि हुई। भाई क्या हुआ उस टाइम पर? सभी पैसा क्या हुआ? कैशलेस हुआ, डिजिटल के माध्यम से हुआ। भूमि भवन के मूल्यों में कमी आई। कर संग्रह, अधिक आय की घोषणा तथा बढ़ते प्रकटन के कारण आयकर संग्रह में वृद्धि हुई। आज का टॉपिक यही समाप्त होता बेटा। ओके।